नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज वो प्रॉब्लम हर इंसान में देखने के लिए मिल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। चाहे वो ऑफिस गोइंग है, चाहे घर में कोई महिला है, होम मेकर है, या फिर कोई भी हो, बैठे बैठे रहने से भी वो प्रॉब्लम कहा जाता है कि आपके शरीर में जनरेट होने लगती है, और वो प्रॉब्लम है बैक पेन की प्रॉब्लम। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? अगर बैक पेन है तो आखिर इसके सिम्टम्स आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं और ये क्या गंभीर रूप ले सकता है? इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी हम फोर्टिस नोएडा में मौजूद हैं और अभी मेरे साथ सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज इस खास प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा कि हम बैक पेन के बारे में बात करने वाले हैं। सर, ये बैक पेन की जो प्रॉब्लम है आजकल हर इंसान में देखने के लिए मिल रही है, महिला में, बूढ़ों में, जवान में, हर इंसान में। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और इसके बारे में जरा आप जानकारी हमें दे दीजिए। हमारी जो कमर है यानी रीढ़ की हड्डी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि वो हमें इरेक्ट रखता है। लेकिन हम उसके अलावा झुक भी सकते हैं, हम भारी सामान भी उठा सकते हैं, हम तेज चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, कूद फांद भी सकते हैं। लेकिन हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो हमारे स्पाइन के ऊपर क्षति होती है, उसको चोट लगती है। अगर हमारा बैठने का पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। किसी को घुटने में प्रॉब्लम है और हमारी चाल खराब हो जाती है तो उसका भी जो खराब असर है वो रीढ़ की हड्डी में दिखता है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारी मांसपेशियों का सही तरीके से काम नहीं करना, आपस में तालमेल में गड़बड़ होना। अच्छा सर, किसी को बैक पेन अगर हो रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? तो जब किसी को बैक पेन होता है तो अगर अचानक 2-4 दिन का दर्द है तो उसमें वो बेड रेस्ट कर सकता है, दर्द की गोली ले सकता है, जिससे कि उसके दर्द में आराम आ जाता है। पर अगर वो दर्द में आराम नहीं आ रहा है, 3-4 दिन निकल गए हैं, तो उसको फिर अपने फैमिली फिजिशियन के पास या अपने फैमिली डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, जो कि उसको बैक पेन को असेस करेगा और अगर जरूरत लगती है तो किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। नहीं तो वो खुद भी कमर का MRI करवा सकता है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि बैक में तकलीफ है या नहीं है। कुछ लोग एक्सरे प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली एक्सरे हमारे को हड्डियों के बारे में बताता है, पर कंप्लीट स्पाइन के बारे में जो नॉलेज है वो MRI स्पाइन जो है वो बताता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कमर दर्द के लिए जो है वो MRI है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन लेकर आते हैं कि क्या प्रॉब्लम उनको देखने के लिए मिल रही है बैक पेन की वजह से? जब हम बैक पेन की बात करते हैं तो बैक पेन लोकलाइज्ड भी हो सकता है। बैक पेन वहां से रेडिएट करके गर्दन तक भी जा सकता है या पैरों में भी जा सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको की दर्द के अलावा सुनपना भी होता है या पैरों के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक हमारे लिए रेड फ्लैग होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है। अगर किसी भी तरीके का डेफिसिट है या पेशाब लैट्रिन करने में कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में हो सकता है कि स्पाइन के अंदर ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स में कंप्रेशन हो रहा हो। तो उस केस में हमारे को जल्द से जल्द MRI कराना है। अगर वो MRI लेके आ रहा है तो उसको हमें डिटेल में असेस करना है। कुछ पेशेंट जिनमें फ्रैक्चर होता है उसमें हमें एक्सरे और CT स्कैन कराने की जरूरत भी पड़ती है, और फिर जिस तरह की डिजीज होती है उस हिसाब से हम उसको आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सर, बैक पेन क्या मतलब कोई और गंभीर बीमारी के रूप में भी आ सकता है आपके शरीर में और किसी गंभीर बीमारी को जनरेट कर सकता है? जी हाँ, बैक पेन जो है वो एक सिम्टम है। 80% 90% टाइम्स बैक एक जो होता है वो हमारे गलत पोस्चर की वजह से हो सकता है, हमारी गलत एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है। हमने झुक के सामान उठाया, हमने जिम में कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, या हम कहीं फिसल गए, गिर गए, तो उसकी वजह से हो सकता है। पर 10 से 20% केसेस में हो सकता है कि कोई और गंभीर बीमारी हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस काफी कॉमन है। अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से स्पाइन इन्फेक्टेड है तो पॉट स्पाइन यानी ट्यूबरकुलर स्पाइन की वजह से बैक एक हो सकता है। कुछ पेशेंट हैं जिनको ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर बड़ा अनकॉमन है लेकिन हो सकता है। इसके अलावा डिस्क प्रोलैप्स की वजह से जो स्पाइन का पेन है वो भी काफी कॉमन है। कुछ लोगों को कंजेनिटल एनॉमलीज हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे चिपकी हुई है, या मेनिंगोमाइलोसील है, या फिर स्पाइना बाइफिडा है, हड्डियां ठीक से बनी नहीं हुई हैं, कंजेनिटल स्कोलियोसिस है, उसकी वजह से भी बैकएक हो सकता है। सो बैकएक के जो मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस, शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रखना। पर जो खराब वाले कारण है जो कम कॉमन है वो काफी गंभीर हो सकते हैं, जिसमें कि हमारा पैरालिसिस हो सकता है, हमारे ब्लैडर बॉल इन्वॉल्व हो सकती है, तो उसे हमें गंभीरता से लेना होता है। अच्छा, इसके लिए सर मैंने सुना है कि सर्जरी भी काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरी के लिए भी बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए। क्या सर्जरी कराना जरूरी है या फिर आप मेडिसिन से ही इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कारण क्या है कमर दर्द का, जो कि MRI द्वारा हम जान सकते हैं। MRI के अलावा CT स्कैन, एक्सरे भी हमारे कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। अगर उसमें ऐसी कोई बीमारी निकलती है जिसमें कि नसों के ऊपर दबाव है, या कोई वहां पर ट्यूमर है,
या फिर वहां पर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए कि सर्जरी अनिवार्य है, तो उस केस में हम सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं और वो सर्जरी जरूरी होती है। जितने पेशेंट हमारे पास बैक एक के साथ आते हैं स्पेशलाइज सेंटर में, उसमें 5 से 10% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर हम बात करें जनरल पॉपुलेशन की, तो टोटल पॉपुलेशन में से जिनको कमर दर्द है मुश्किल से 1% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, नर्व्स कंप्रेस हो रही है, तो हमें सर्जरी करके दबाव हटाना है, साथ में स्पाइन को स्टेबलाइज करना है, तो हमें स्क्रू और प्लेट या रॉड लगानी पड़ती है। किसी को ट्यूमर है तो हमें इस ट्यूमर को निकालना पड़ता है, उसमें अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो हमारे को स्क्रू प्लेट लगा के उसको फिक्स भी करना पड़ता है। कुछ पेशेंट जिनको चोट के साथ आए, रिसेंट चोट है, पुरानी चोट है, स्पाइन टेढ़ी हो गई है, इंस्टेबिलिटी हो गई है, तो उस केस में भी हमारे को सर्जरी करके नर्व्स को डिकम्प्रेस करके हमें फिक्स करना पड़ता है स्पाइन को, ताकि उसको स्टेबल बना सके पेशेंट, ताकि चल सके। अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस है तो सिंपल वाले कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस में हम सिर्फ नसों को छुड़ाते हैं, डिकम्प्रेस करते हैं, इतना ही काम करते हैं, पेशेंट धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव करते हैं। पर जिन पेशेंट्स को डीजेनरेटिव स्कॉलियोसिस है, उस केस में हमें स्पाइन को डिकम्प्रेस करना है, स्क्रू रॉड से उसको फिक्स करना है। तो डिफरेंट बीमारी के लिए डिफरेंट सर्जरीज अवेलेबल है, और ये सर्जरीज अगर जरूरी है तो जरूर करानी चाहिए, नहीं तो पेशेंट ठीक नहीं होते। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो, कोई स्पेशल केस जिसको आपने ट्रीट किया हो, वो आज ठीक हो रहा हो, ऐसा कोई केस है आपके पास? हम बहुत सारे केसेस ठीक होते हैं, ऑलमोस्ट 90 to 95% सक्सेस आजकल स्पाइन सर्जरीज के बाद देखी जाती हैं। जो पेशेंट्स पहले से पैराप्लीजिया या पैरों में वीकनेस लेके नहीं आते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस 95% से ज्यादा होते हैं। जो हमें चैलेंजिंग केसेस लगते हैं वो लगते हैं बुजुर्ग पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जिनकी उम्र 75 साल या 80 साल से ज्यादा है। उन केसेस को हमें ट्रीट करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनके नसें भी कमजोर होती हैं, उनके बॉडी के रिजर्व्स भी थोड़े कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया देने में प्रॉब्लम आती है। पर हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि इस तरह के पेशेंट्स को डील कर सकें। हमारे न्यूरोस्टेन एनेस्थीसिया की जो टीम है वो बहुत केपेबल है उन एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में। प्लस उसके बाद ऐसे पेशेंट्स में वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम भी होती है, और पेशेंट्स के परिवार वाले कई बार इतना इंटरेस्टेड नहीं होते उनकी सर्जरी कराने में, वो लोग उनकी केयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए हमारा चैलेंज और बढ़ जाता है। पर हम बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है, उनकी हम स्पाइन की सर्जरी करते हैं और हमें 95% तक सक्सेस मिलती है। ऐसे एक पेशेंट को मैं याद करूंगा तो उनकी उम्र 103 साल थी, जो हमारे पास आई, वो घर पे गिर गई थी, उनके स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ था, तो हमने एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर किया जिसको वर्टिकोप्लास्टी कहते हैं। उससे हमने उनकी बोन के अंदर सीमेंट डाला, जिससे उनका पेन तुरंत गायब हो गया, उनको अगले दिन हमने खड़ा कर दिया और धीरे धीरे वो चलने लगी। अगर हम बात करते हैं किसी बुजुर्ग पेशेंट की, तो उनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो खड़े हो पाए और अपने आप वॉशरूम जा सके। अगर किसी बुजुर्ग को आप उनको वॉशरूम जाना अलाउ कर दो और वो जा पाते हैं, उससे ज्यादा इंडिपेंडेंस उनको नहीं चाहिए होती। उन्हें घर की ना सफाई करनी है, ना कोई खास काम करना है, पर अगर वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आजकल जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी हम लोग करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनको हम अपने पैरों पे खड़ा करके एटलीस्ट उनको टॉयलेट तक जाने लायक बना देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। और सर, आपका कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पेशेंट जो हैं, जो ट्रीट कराना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ब्रेन, आईज, आपके हार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका स्पाइन। उसका ध्यान रखिए, अपना पोस्चर ठीक रखिए, अपने रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ताकि उसमें कभी कोई इंजरी हो तो वो ज़्यादा अच्छे से झेल पाए। इसके अलावा अपनी बैक मसल्स, कोर मसल्स को स्ट्रांग बनाइए एक्सरसाइज द्वारा, ताकि अगेन कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग करने से हमारे जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा उन महिलाओं को जिनकी उम्र 45-50 से ज्यादा है, पोस्ट मेनोपॉजल है, उनकी हड्डियों में कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलर टाइम पे लेना है। फिर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो डॉक्टर से जाके ऑस्टियोपोरोसिस की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल हैं वो लें, ताकि माइनर इंजरी के बाद भी उनको फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि एक बार फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हील करने में काफी टाइम लगता है। हालांकि उसके भी हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर अवेलेबल है, फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास प्रॉब्लम पे जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जिन्होंने आज हमें सारी चीजें बताई कि आखिर जो स्पाइन में होने वाली प्रॉब्लम है या जो बैक में होने वाली प्रॉब्लम है उससे कैसे बचा जाए, या फिर वो कौन सी गंभीर बीमारी
आपके शरीर में उत्पन्न कर सकती है। अगर आपको ये सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है, लगातार बैक में पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं दोबारा से सर से आके इन सारे क्वेश्चंस को पूछ सकूं। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ ऐसे ही इंटरव्यूज के लिए बने रहिए। नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं गर्दन दर्द की, नेक पेन, जो कि आजकल युवा जो बच्चे हैं, युवा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वर्कर्स हैं, हर इंसान में गर्दन दर्द की जो शिकायत है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। आखिर ये गर्दन दर्द जो है वो आखिर क्यों होता है, क्या कारण है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में और अभी मेरे साथ हेड ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज जैसे हम बात कर रहे हैं गर्दन दर्द की, तो आखिर ये गर्दन दर्द क्यों होता है किसी इंसान को? जब हम बात करते हैं गर्दन के दर्द की, यानी कि बैक ऑफ नेक पेन, इस हिस्से में जो दर्द है, तो वो एक काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है मोबाइल फोन और दूसरा कारण है जो लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कंटिन्यूअसली काम करते हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे झुकी रहती है, जिसमें कि हम अपनी गर्दन पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको भूल जाते हैं। सेकेंडली, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे या कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से आजकल 75% लोग कर रहे होंगे, वो गर्दन को आगे ऐसे झुका के चलते हैं, रखते हैं, गर्दन को मूवमेंट नहीं करते हैं और एक ही पोजीशन में भी गर्दन को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रखते हैं। उसकी वजह से हमारी गर्दन की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नेक पेन होता है, यानी पेन इन द बैक ऑफ नेक। अच्छा सर, जैसे मैंने सुना है कि जो दर्द आपके नेक में हो रहा है वो कंधे तक, कंधे से लेके आपके हाथ में सुनपना आना, ये इसका होने का क्या कारण है? मेन जो कारण है हमारे नेक पेन का वो मसल स्पाज्म है और कई बार मसल स्पाज्म के अलावा नस के दबने से भी पेन हो सकता है। अगर नस के दबने की वजह से पेन हो रहा है या मसल स्पाज्म उसकी वजह से हो रहा है, तो वो पेन रेडिएट होके हमारे का शोल्डर से लेकर आर्म, फोरआर्म से हाथों तक जा सकता है और हाथों में हमारी नमनेस हो सकती है। तो अगर हाथों में नमनेस हो रही है या हाथों तक कमजोरी आ रही है या पेन हो रहा है, तो वो एक नर्व कंप्रेशन की निशानी हो सकती है। तो उसके लिए हमारे को आगे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। नर्व कंप्रेशन यानी कि सर क्या? हमारे जो शरीर की हड्डी है उसमें बहुत सारी डिस्क होती है, ऐसे गर्दन के हिस्से में भी डिस्क होती है। गर्दन हमारे स्पाइन का मोबाइल हिस्सा है, जिससे कि हम गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। तो कई बार झटका लगने से या डिस्क के सतह में कमजोरी होने की वजह से डिस्क का अंदर का सॉफ्ट पोर्शन बाहर निकल आके वो स्पाइनल कॉर्ड या नर्व को दबा सकता है, जिसकी वजह से हमारा पेन हमारे हाथों में या हाथों तक ट्रेवल कर सकता है। तो उसको हम नर्व कंप्रेशन कहते हैं और उसकी वजह से नेक पेन या फिर आर्म पेन कहते हैं। क्या ये पेन पूरे बॉडी में फैल सकता है या फिर हाथ तक ही रह सकता है? जब एक स्पेसिफिक नर्व हमारी कंप्रेस हो रही है तो उसी नर्व के जो हिस्से में जहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां उसका फंक्शन है, उसमें स्प्रेड होगा। पर अगर कई बार मल्टीपल नर्व्स इन्वॉल्व हैं या स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है, तो उस केस में हो सकता है कि पूरे शरीर में पेन हो। मेन रिस्पॉन्स जो होता है इस तरह की नर्व कंप्रेशन का, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का, वो होता है मसल स्पैज्म। और हमारी बैक की मसल्स ऊपर नेक से लेकर नीचे बैक तक सेम होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो पेन जो है पूरे बैक में भी फैल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के इस दर्द के अलावा या मसल स्पाज्म के अलावा एक और लक्षण होता है कि उसकी वजह से हमारे टांगों में प्रॉब्लम आती है, अकड़ाहट बढ़ जाती है और हमारी चाल खराब हो जाती है। वो एक बहुत मेजर वार्निंग साइन है, रेड फ्लैग है कि हमें तुरंत इंटरवेंशन करना है, नहीं तो वो परमानेंट डैमेज की तरफ जा सकता है। अच्छा सर, ये जो गर्दन दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये कोई गंभीर रूप ले सकता है आगे चल के कि हमें सर्जरी करानी पड़ जाए या और कुछ हमें बहुत ऐसा कुछ कराना पड़ जाए जो हम नहीं कराना चाहते अपने शरीर में? तो जब हम गर्दन दर्द की बात करते हैं तो जो मुख्य कारण है वो तो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, गलत पोस्चर है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारी गर्दन में झटका आ गया है। पर 5 से 10% केसेस में डिस्क बल्ज की वजह से, जैसे मैंने बताया, नर्व या स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है, जो कि नर्व या स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है।
इसके अलावा हमारे स्पाइन में ट्यूमर हो सकता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड और हड्डी के बीच में हो सकता है, या हड्डियों का ट्यूमर भी हो सकता है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा गर्दन की ट्यूबरक्लोसिस भी काफी कॉमन है। अगर गर्दन में ट्यूबरक्लोसिस है जिसकी वजह से नर्व या कोई स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, या फिर हड्डी गल गई है, टेढ़ी हो रही है, या कोई हड्डी में फुलावट आ गई है, तो उसकी वजह से या फंस पड़ने की वजह से भी पेन हो सकता है, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के कंजेनिटल मालफंक्शन यानी जन्म से प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है, या वहां पर कोई न्यूरल डिफेक्ट होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको जन्म से सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जिसको कि क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन कहते हैं, उसमें भी डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको कॉन्टिन्यूसली पेन हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, गर्दन टेढ़ी भी हो सकती है, गर्दन फंस भी सकती है, अकड़ भी सकती है। तो कुछ लोग जिनको कट कट की आवाजें आती है गर्दन हिलाने पे, उनको हो सकता है कि कोई क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन एनॉमली हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक घातक रूप ले सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में सीवियर कंप्रेशन होता है तो पेशेंट के हाथों पैरों में पैरालिसिस होने का चांस होता है। चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें सर्जरी करानी जरूरी होती है या फिर हम अवॉइड करके मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं? अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम्स हैं पेन का और नमनेस का, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नर्व कंप्रेशन नहीं है, तो हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज सर्जरी जरूरी है। और गर्दन की सर्जरी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है काफी सेफ होती है अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में माइक्रोस्कोप के द्वारा मिनिमली इन्वेजिव मेथड से सर्जरी करी जाए तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हो गई है, क्योर तो इंसान एक बार में हो सकता है, क्या वो परमानेंट रह सकता है या फिर दोबारा आपके नेक पेन शुरू हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? नेक की हम जब बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, तो इसमें 7 हड्डियां हैं। इसके अलावा ऊपर हमारा सर भी रखा होता है। तो इस केस में अगर एक लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसको सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि बाकी किसी और लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो। यूजुअली ट्यूबरक्लोसिस में दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस हील होता है। ट्यूमर अगर है तो ट्यूमर अगर किस टाइप का ट्यूमर है उस पर डिपेंड करता है कि वो परमानेंटली क्योर हो रहा है या उसमें रिकरेंस का चांस है। डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है तो उसमें हो सकता है कि हमें आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सर्जरी करनी पड़े, तो उसमें भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि क्योर मिले पेशेंट को। गर्दन की सर्जरी अगर एक बार ठीक से हो जाती है तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और रिकरेंस के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो सर, अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम हो रही है या नेक में पेन हो रहा है तो इससे उसे क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, क्या क्या वो प्रिकॉशंस ले? अगर हमारा पोस्चर गलत है जिसकी वजह से नेक में पेन हो रहा है तो हमारे को पोस्चर ठीक करना है। सबसे जरूरी यह है, कुछ एक एक्सरसाइजेज आती हैं, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज आती हैं, वो सब करनी चाहिए। हमें फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारी गर्दन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर टेम्परेरी पेन है तो गर्म सिकाई कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि कॉलर पहनने की जरूरत पड़ती है तो आप सॉफ्ट कॉलर पहन सकते हैं, उससे भी नेक को रिलैक्सेशन मिलता है, पर बहुत लंबे टाइम तक कॉलर पहनने से मांसपेशियां और कमजोर हो जाती हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमें फिर भी पेन कंटिन्यू हो रहा है तो हमें एक विशेषज्ञ के पास जाना है, स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो कि हमारे एमआरआई कराएगा, एमआरआई को रीड करेगा, कई बार एक्सरे सीटी स्कैन कराने की जरूरत भी पड़ती है। उन सबको असेस करने के बाद ये डिसाइड होगा कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। अगर सर्जरी की जरूरत नहीं है तो आपको नेक के एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एक्सट्रीम मूवमेंट्स, कई लोगों की आदत होती है अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे या साइड में करके देखते हैं कि मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही, उससे हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे स्पाइन के अंदर एक आर्टरी चल रही है जिसे वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं, उसकी इंजरी होने का चांस होता है। तो टेस्टिंग करने के लिए एक्सट्रीम मूवमेंट्स नेक के ना करें और अपनी नेक का ख्याल रखें, झटका नहीं आना चाहिए। और अगर हम सेम पोस्चर में कॉन्टिन्यूसली बैठे हैं, चाहे मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो हमें बीच बीच में हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए रेस्ट लेना चाहिए। गर्दन की थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी चाहिए, अकड़ाहट को कम करना चाहिए, थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं हम गर्दन को ताकि मांसपेशियां हमारी रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप लें जिसमें कि 2 या 3 तकिए ना लगाएं, एक तकिए पिलो से काम चलाएं अपना सोने के टाइम पे, पोस्चर ठीक रखें, खाने पीने में ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, स्मोकिंग को टोटली अवॉइड करें, स्मोकिंग से हमारी बोन्स वीक होती हैं। इसके अलावा हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा शरीर अगर हेल्दी रहेगा तो हमारी गर्दन भी हेल्दी रहेगी और तो उसकी सारी मांसपेशियां आपस में इंटरलेटेड होती हैं। लेकिन अगर माइनर सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत एक फैमिली फिजिशियन या स्पाइन सर्जन के पास जाएं जो कि आपका इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सर इस खास प्रॉब्लम पे हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत वेलकम, नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी जिन्होंने अभी हमें सारी जानकारी दी कि आखिर अगर आपके नेक में पेन है तो वो किस कारण से हो सकता है, वो किस गंभीर बीमारी में बदल सकता है।
है। और इस तरीके के और इंटरव्यूज के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। अभी कोई अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।